Okay, good morning everybody. Next chapter number 6, टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखिए, अब तक हमने जो चैप्टर्स किए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने देखा जीएसटी, उसका इंट्रोडक्शन, जीएसटी कैसे आया, कितने तरह के एक्ट हैं, जीएसटी के एडवांटेज क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम क्या है, बेसिक्स ऑफ जीएसटी वी हैव सीन। फिर जीएसटी में चार्जिंग इवेंट या टैक्सेबल इवेंट, दैट इज अ सप्लाई। तो सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, सेक्शन 7, सेक्शन 8, कंपोजिट सप्लाई एंड ऑल। सप्लाई का पूरा चैप्टर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है सब कुछ। चलो, सप्लाई है कि नहीं है, इससे आपका जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा। बट जीएसटी चार्ज कैसे होगा, बोले 4-3% पे होगा। एक फॉरवर्ड चार्ज जिसमें सप्लायर विल पे जीएसटी, कुछ स्पेशल केसेस में उन्होंने आरसीएम लगाया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और कुछ स्पेशल केसेस में थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। फिर दैट इज गिवन चार्ज इज गिवन इन सेक्शन 9। चार्ज में भी अगर हम देखें तो चार्ज दो तरह से हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब 3 तरह के टैक्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो सी और एस या आई कैसे लगेगा, बोले डिपेंड करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट, विद इन सेम यूटी, या डिफरेंट स्टेट डिफरेंट ड्यूटी। तो उसके लिए आपके पास 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन और प्लेस, डिफरेंट लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब मैं सप्लायर हूं और मैं जिस जगह पे सप्लाई कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। न्यूली एडेड चैप्टर इन न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 4, प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 10, 12 ऑफ आईजीएसटी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सीजीएसटी में नहीं है, आईजीएसटी का चैप्टर है। तो अगर वो डिफरेंट होगा तो इंटर, जिस पे लगेगा आईजीएसटी। अगर वो सेम स्टेट या सेम यूटी हुआ तो इंट्रा, जिस पे लगेगा सी प्लस एसजीएसटी। और अगर स्मॉल ट्रेडर है, इसके लिए कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 का ऑप्शन भी दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। फिर लास्ट में हमने किया सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी, जिसमें सारे एग्जेम्पशंस दिए, कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, वो पूरा लिस्ट हमने किया। नाउ अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें चैप्टर नंबर 6 जिसमें है टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सप्लाई कब माना जाएगा, व्हेन, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू लेवी टैक्स एंड पे जीएसटी। अब देखिए, पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट के लिए भी अलग चैप्टर है। तो पेमेंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। आप मंथली पेमेंट में आएंगे, क्वार्टरली में आएंगे, कैसे आएंगे वो हम आगे देखेंगे। बट इस मंथ में मैंने सप्लाई किया, वो मुझे पता कैसे चलेगा, बोले टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि अगर आप इवेंट देखोगे, बहुत सारी इवेंट होगी। मान लीजिए कस्टमर का मुझे ऑर्डर मिला, फिर मुझे एडवांस मिला, फिर एडवांस के बेसिस पे मैंने गुड्स को प्रोड्यूस किया, फिर एक्चुअली गुड्स रेडी हुआ, फिर मैंने बिल बनाया, इनवॉइस बनाया, और फिर मैंने गुड्स डिस्पैच किया, गुड्स डिलीवर हुआ, और बाकी का पेमेंट मुझे मिला। अभी ये सारे मैकेनिज्म अगर आप देखोगे, उसमें से which date is to be considered as a date when you are liable to pay GST, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे, मतलब कोई एक ऐसी इवेंट जिसको हम कंसिडर करेंगे कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है। तो ये हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होगा, चलो ये भी ठीक है, बट ऑन विच वैल्यू, मान लीजिए आपका जीएसटी का रेट है 5%, 12%, 28%, तो किस वैल्यू पे हम जीएसटी लगाएंगे, उसके लिए हम वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सप्लाई चैप्टर किया हमने 2, और उसी सप्लाई का प्लेस क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो यहां पे अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई में देखेंगे, सेक्शन 13, 12, 13, फिर यहां पे सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड ऑल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सब जा रहा है। लास्ट में हमने सेक्शन 11 किया। ये सब सेक्शन जो मैं बोल रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 11 एग्जेम्पशन,
नाउ सी जीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 12 फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, और यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई सभी केसेस में हम करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा, रिवर्स चार्ज में क्या होगा, सभी के केसेस में विल डू इट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो GST is payable on supply of goods and or services that you very well know. सप्लाई कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, अभी देखिए सप्लाई में क्या होगा, परचेज ऑर्डर आया, एग्रीमेंट बना, गुड्स डिस्पैच हुआ, डिलीवर हुआ, सर्विस प्रोवाइड की, एंट्री रिकॉर्ड की, और फिर आपको पेमेंट मिला, फिर एंट्री जो है जो मिली उसको आपने बैंक में डिपॉजिट किया। जैसे कई तरह के ट्रांजेक्शन फेज मैनर में हो गए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा टाइम है जिसको आप मान लोगे कि यही टाइम ऑफ सप्लाई है? तो ये इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि व्हाट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। एक बात समझना, ये टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? चलो जीएसटी तो आपको पेबल है कि नहीं है, वो हमें सप्लाई से, एग्जामिनेशन से पता चल गया कि यू आर लायबल। अभी लायबल ही नहीं है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, बोले लायबल ही नहीं है तो फिर वो मैटर नहीं करता है। बट यहाँ पे अभी क्या है, चलो आप लायबल हो तो फिर आप टाइम देखोगे कि क्या टाइम ऑफ सप्लाई है, और उसी के बेसिस पे मान लीजिए आपने मार्च में सब कुछ कर लिया और उसका पेमेंट या व्हाटएवर जो रिमेनिंग थिंग्स है वो अप्रैल में हुआ, तो मार्च में टैक्स पे करना है कि अप्रैल में टैक्स पे करना है, वो आप इस चैप्टर से डिसाइड करोगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम अफोसेट ट्रांजैक्शन जीएसटी बिकम्स पेबल। ओके, तो ये हम इस चैप्टर में डिसाइड करेंगे कि आपको कब पे करना होगा। तो अभी इसके लिए हम पहले बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अभी हम पहले बात करेंगे गुड्स, सेक्शन 12। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 1। 12 सब सेक्शन 1 में सिर्फ इतना लिखा है कि आपकी जो लायबिलिटी है, ओके, लायबिलिटी टू पे टैक्स, टैक्स मतलब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टैक्स मतलब जीएसटी, ओके, वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड बाय दीज सेक्शन। और स्पेसिफिकली यहां पे किसकी बात हो रही है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब 12(1) में ऐसा आपको प्रोविजन नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए मैं गुड्स सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने सप्लाई की, ओके, तो ये जो मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं वो किस दिन मैं कंसीडर करूंगा कि मेरा ये सप्लाई हो गया है, वो सेक्शन 12(1) में बताया है कि इस सेक्शन मतलब सेक्शन 12 के मुताबिक आपकी लायबिलिटी टू पे जीएसटी आएगी। बस ये सिर्फ रेफरेंस दिया है। ओके, सेक्शन 12(2) इज देयर विच इज इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू, और ये सेक्शन में आपको दिया हुआ है। अगर आप यहां पे देखोगे, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड बाय दिस सेक्शन, मतलब ये सेक्शन 12 की बात हो रही है। फिर 12(2) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग मतलब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी अर्लियर ऑफ नंबर 1, मतलब इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एक है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, एक है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर।
अब देखिए यहाँ पे जीएसटी में एक बात समझना, जब आप पहली बार जीएसटी करोगे तो वहां पे क्या होगा, कई सारे प्रोविजन में ऐसा होगा रेफरेंस आगे के चैप्टर का आएगा। लाइक यहाँ पे सेक्शन 31 का रेफरेंस आ रहा है। ये सेक्शन 31 कहाँ पे आएगा, तो बोले आगे जाके आप जब चैप्टर करोगे, जिसमें आप चैप्टर करोगे इनवॉइस, इनवॉइस का एक सेपरेट चैप्टर आएगा, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ये इनवॉइस आपको कब इश्यू करना है, तो उसके लिए भी सेक्शन 31 में आपको लास्ट डेट दी गई है कि आपने गुड सेल कर दिया और आप बोले इनवॉइस बाद में दे लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इनवॉइस इश्यू करने के लिए भी आपको टाइम लिमिट दी है सेक्शन 31 में। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये है आपकी एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और यहां पे है लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए 10th of February 24 ऑर्डर प्लेस्ड, 15 February 24 गुड्स मूव्ड आउट ऑफ फैक्ट्री, मतलब गुड्स को आपके फैक्ट्री से बाहर गया और डिलीवरी के लिए आपने शुरू कर दिया, और फाइनली 18 February 24 में गुड्स डिलीवर्ड हुआ। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और व्हाट इज एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। चलो, ये इवेंट हैपन हुई है, इतनी इवेंट हैपन हुई है, बराबर है। अभी एक्चुअली आपने इनवॉइस इश्यू किया है, इनवॉइस इश्यूड ऑन ऑर्डर दिया, तो आपने क्या किया, 12 February 24 को गुड्स इनवॉइस इश्यू कर दिया, समझो, बराबर है। तो यहाँ पे एक्चुअल डेट क्या है इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो बोले 12 February, जबकि आपकी लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वो हमें सेक्शन 31 में देखना होगा। अभी 31 में आपको क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अभी हम यहां पे सिर्फ बात करेंगे 31(1). सेक्शन 31(1) में आपको बोला गया है कि आप जो गुड्स बेच रहे हैं वो कैसा गुड्स है, मतलब क्या वो गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, बोले हाँ, तो लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस विल बी removal of goods from factory, removal of goods from factory। और अगर goods does not involve any other cases, तो यहां पे लास्ट डेट विल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये आपको सेक्शन 31(1) में लिखा है। अभी 31 की तो काफी सारी सब सेक्शंस हैं, बट अभी के लिए नॉर्मल केस में आपका इनवॉइस इश्यू करने का लास्ट डेट क्या है वो आपको दिया है। तो अभी देखो, आपने एक्चुअली वो इनवॉइस कब इश्यू किया, 12 February 24 में इनवॉइस इश्यू किया, 12 February 24 में इनवॉइस इश्यू किया, और आपकी लास्ट डेट क्या है, तो बोले गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसमें क्या होगा, जब गुड्स आउट ऑफ फैक्ट्री गया, तो वो हो जाएगी आपकी लास्ट डेट। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट डेट होगा 15 February, जब आपने गुड्स को रिमूव किया। ओके, तो विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पे आपका अर्ली हो जाएगा 12 February।
बट मान लीजिए इनवॉइस आपने इश्यू 18 फरवरी को किया है, तो विच एवर इज अर्लियर में क्या आएगा 15 फरवरी। इन शॉर्ट गुड्स के मामले में 12(2) इज वेरी सिंपल। और ये हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज। सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी उसके केसेस में, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी उसके केसेस में सिर्फ आपको याद इतना रखना है, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, विच एवर इज अर्लियर विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। फिर एक्चुअली मैंने डिलीवर कब किया वो मैटर नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो अभी इसके लिए हमें डिटेल में देखना होगा कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये 2 पॉइंट है जिसमें विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे हम जीएसटी लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी 12 फरवरी, क्योंकि एक्चुअली आपने अर्ली इनवॉइस इशू किया है। लॉजिक इज वेरी सिंपल। यहाँ पे लॉजिक क्या है वो समझो, वो क्यों आपको विच एवर इज अर्लियर बोर्ड है। देखो एक बात समझ लो कि आपका गुड्स कैसा है, मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है जिसमें आपका गुड्स जा रहा है फैक्ट्री से बाहर, ओके, और तब जाके आप उसको सप्लाई बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में 15 फरवरी जब गुड्स गया आपकी फैक्ट्री से तभी आप इनवॉइस इश्यू कर दोगे ना, वही लास्ट डेट होगी। फिर आप मान लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ आपको जीएसटी अभी फरवरी में नहीं भरना है, आप क्या करोगे 1 मार्च को इनवॉइस इश्यू करोगे। बोले 1 मंथ तो डिले हो गया ना, तो जस्ट बिकॉज यू आर डिलेइंग योर इनवॉइस, जस्ट बिकॉज यू लाइक टू पोस्टपोन योर टैक्स लायबिलिटी, हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। आपका गुड्स मूवमेंट कब हुआ है 15 फरवरी, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 15 फरवरी, देन यू कैन नॉट पोस्टपोन योर टाइम ऑफ सप्लाई टू 1 मार्च बाय इश्यूइंग इनवॉइस लेट। अर्ली करोगे तो हम अर्ली चार्ज कर लेंगे, पर अगर आप लेट करोगे तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पे हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी अर्लियर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, last date which is required under section 31 to issue invoice with respect to supply। तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है 12(2), डेट, एक्चुअल डेट और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर, वेरी सिंपल। 12 रिवर्स चार्ज है वो हम बाद में करेंगे, पहले एक एक टॉपिक को लर्न करते हैं। 12(2) उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेक्शन 12 रीड विथ 31, a composition supplier has to pay in lieu of tax payable by an amount calculated at prescribed rate, that is turnover in state or UT for a quarter। अब देखिए कंपोजिट सप्लायर के केस में क्वार्टरली पेमेंट होगा। Therefore, composite supplier is not required to pay tax on advance received on the same does not form part of taxable supply. In turn, does not form part of turnover at the end of the quarter। मतलब एडवांस पे तो वैसे भी टैक्स नहीं है। एक बात समझ लेना, गुड्स में एडवांस आपको मिला क्योंकि एडवांस पे आपको इनवॉइस इश्यू करना नहीं पड़ता है। एक्चुअली जब जीएसटी आया ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 जुलाई, तब इन्होंने क्या रखा था पता है, एडवांस रिसीव्ड और इनवॉइस विच एवर इज रखा था। प्रैक्टिकली वो उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपको 5,000 एडवांस दिए, अभी वो 5,000 का तो इनवॉइस इश्यू करोगे नहीं। 1 लाख के सामने 5,000 दिए और आपने वो एडवांस के बेसिस पे उस पे जीएसटी भर दिया, अभी इसका इनवॉइस तो इश्यू किया ही नहीं, तो उस पे जीएसटी कैसे काउंट करोगे? और बाकी का 95 होगा तब इनवॉइस इश्यू करोगे 1 लाख का, तो फिर वो मैच कैसे करोगे? तो इसलिए उसकी वजह से गुड्स के केस में बहुत सारी डिफिकल्टी हो रही थी। उन्होंने क्या किया, एडवांस को हटा दिया और आपको क्या बोला, इनवॉइस। एडवांस को छोड़ो, इनवॉइस कब इश्यू किया है वो और एक्चुअल डेट और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर उसके बेसिस पे करना है। हाँ, एक एडवांस का एक और सर्कुलर आया है रिसेंटली, वो मैं बताऊंगा क्या है। हाँ, तो यहां पे अगर हम कंसीडर करें 31(1), तो अगर गुड्स इनवॉल्व सप्लाई ऑफ मूवमेंट, तो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई जो है वो होगा लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अदर केस में डिलीवरी। बट कई बार क्या होगा पता है, कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं आप, कंटिन्यूस सप्लाई। इनवॉइस शुड बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट और पीरियडिकल पेमेंट। अब देखिए 1-2 बार परचेस किया तो ठीक है, हर बार के आपका अलग अलग कैलकुलेशन होगा, बट मान लीजिए कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हो, मतलब उन्होंने बोल दिया है कि एवरी मंथ आपको हमें इतना ऑर्डर देना है,
तो आपका तो ऑर्डर जो है खत्म ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पे आप सप्लाई किए जा रहे हो, तो वहां पे आप इनवॉइस कब इश्यू करोगे? बोले हम मंथली बेसिस पे करेंगे। एक मंथली स्टेटमेंट देते हैं, तो मंथली बेसिस पे जब वो स्टेटमेंट बनाओगे एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ओके, 31 जनवरी, फरवरी, 31 मार्च, तो एवरी मंथ में आप स्टेटमेंट बनाओगे, उस दिन आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। और 31/7 जिसमें आपको बोला है अगर इनवॉइस गुड्स ऑन अप्रूवल, कई बार आप क्या करोगे, सेल और अप्रूवल पे करोगे। जैसे क्या है, गुड्स ले गए, अभी उसके लिए आपने 15 दिन का टाइम दिया, 1 मंथ का टाइम दिया, बोले 1 मंथ में हमें अप्रूवल दे दो। अगर 1 मंथ में अप्रूवल नहीं आई तो हम मान लेंगे कि सेल हो गया, सेल मतलब यहाँ पे सप्लाई हो गया। तो इनवॉइस शुड बी इश्यूड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब आप उसको सप्लाई मान लोगे, मतलब ये सप्लाई हो गया, और 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। यहां पे देखो आपको 6 मंथ्स तक का टाइम मिलता है, ओके, मतलब आपने गुड्स डिलीवर किया, ओके, रिमूव किया, उसके 6 महीने के अंदर उसकी हाँ या ना आ जानी चाहिए। और जब उसने एक्चुअली हाँ बोला, विच एवर इज अर्लियर, तो जनरली तो ये सप्लाई अर्लियर होगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम कौन देगा? ज्यादा से ज्यादा अप्रूवल में आप कितना टाइम दोगे? 15 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 6 महीना बहुत हो गया, बराबर। तो जनरली ऐसे केसेस में क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा एक्चुअल। अभी हम एक एक सेक्शन को समझ रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, ओके। एज आई सेड, यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, उसमें क्या लिखा है देखो, ये सेक्शन 12 है, फॉरवर्ड चार्ज है। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डेट ऑफ इश्यू और लास्ट डेट ऑफ इश्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं विच एवर इज अर्लियर। ये दोनों अभी रिलेवेंट नहीं है। देखो क्या लिखा है, प्रेजेंटली इरेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, प्रेजेंटली इरेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, क्योंकि जब जीएसटी आया था तब ये पॉइंट कंसीडर कर रहे थे कि पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। फिर उन्होंने क्या किया, बोले इससे कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए पेमेंट को हटा दिया कंप्लीटली। तो अभी के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दिस वन ओनली। हाँ, ये दो कैंसिल कर दो, ये दो, ओके। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, a machine has to be supplied at site, मशीन सप्लाई हमें साइट पे करना है, मतलब ये क्या हुआ, दिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, हमें मशीन को सप्लाई करके देना है। इट्स डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम वेंडर्स एंड असेंबलिंग मशीन एट साइट। परचेज ऑर्डर, अभी देखिए 17 सितंबर को आपको एडवांस में 50,000 मिला, जब आपने परचेज ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर आपको मिला 12 लाख, एन एंट्री ड्यूली मेड इन सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हुआ, टेस्टेड साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। 23 को इनवॉइस रेज हुआ, और 4 नवंबर को बाकी का पेमेंट आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे गुड्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुड्स एक्चुअली जो बायर है उसकी साइट पे हम असेंबल करके टेस्ट कर रहे हैं। गुड्स हमारे यहां से जा नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, हम वेरियस वेंडर से अलग अलग स्पेयर पार्ट मंगाएंगे और बायर की प्लेस पे इंस्टॉल करेंगे, टेस्ट रन करेंगे और बोलेंगे अभी सप्लाई हो गया। तो इसमें लॉजिकली सप्लाई कब होगा, जब बायर ने एक्सेप्ट किया तब, और यही आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। जबकि आपने एक्चुअली इनवॉइस कब इश्यू किया, 23 अक्टूबर, तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर 20th अक्टूबर। समझ में आ रहा है?
in case of supply of goods, payment will not consider. एडवांस पेमेंट हम कंसिडर कभी भी नहीं करेंगे. ओके, चलो. As per the notification, registered person has to pay GST outward supply at the time of supply. और वो क्या है? इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ अंडर सेक्शन 31 whichever is earlier. तो पहले आपको क्या लिखना है? प्रोविजन. ओके, फिर यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस और फिर आप डिसीजन दे सकते हैं जैसे हम केस स्टडी में देते हैं वैसे ही. तो यहाँ पे 12 लाख पूरा का पूरा. और इसीलिए अगर आप देखोगे एडवांस आपको 50,000 मिला 17 सितंबर को, इग्नोर किया. वरना पेमेंट और इनवॉइस विचएवर इज अर्लियर करते हैं तो 50,000 17 सितंबर को आपको पे करना होता, बराबर. बट अभी वो गुड्स के केस में हम कंसीडर नहीं करेंगे. गुड्स के केस में ये कंसीडर नहीं होगा एडवांस. एग्जाम्पल 2 अभी यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. देखो सेक्शन 31 जो है ना वो आगे भी आएगी, बट यहाँ पे हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि सेक्शन 31 का रेफरेंस दिया गया है लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के लिए. तो 31(1) में नॉर्मल केसेस में फॉरवर्ड चार्ज में क्या आप इनवॉइस लास्ट डेट इश्यू करोगे, वो 31(4) आपको दिया है फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और 31(7) सेलर अप्रूवल. बीच बीच में 31(2), 3 आ रही, बट वो सर्विसेज के लिए, तो वो आगे हम देखेंगे सर्विसेज के केस में. Gas is supplied by the pipeline of to the recipient. Supply is to be made for a period of 1 year. अब देखिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस. आपको कंटिन्यूसली 1 ईयर तक सप्लाई किए जाना है. तो ये वन टाइम सप्लाई नहीं है, ये क्या है? पूरे साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप गैस सप्लाई करते जाओगे. मंथली पेमेंट टू बी मेड फॉर रिसिपिएंट. और यहाँ पे आप मंथली स्टेटमेंट बनाते हो. और स्टेटमेंट कब बनाया या मंथली पेमेंट कब हुआ? 5th अगस्त, 5th सितंबर, 6th अक्टूबर. पेमेंट 2 लाख ईच. तो यहां पे सबसे पहले प्रोविजन इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर. फिर एज पर 31(4) अभी क्योंकि ये कंटिन्यूस सप्लाई का केस है तो उसमें आप इनवॉइस कैसे इश्यू करोगे? इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिंग पेमेंट आर इन्वॉल्व. या तो यहां पे स्टेटमेंट्स आर इन्वॉल्व या तो यहां पे पेमेंट्स आर इन्वॉल्व. अभी देखिए कंटिन्यूस सप्लाई में कई बार आपको सिर्फ ऐसा देंगे कि हम मंथली स्टेटमेंट निकालते हैं. तो जिस दिन आपने स्टेटमेंट निकाला ना मंथली, वो डेट हो गया लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस. उस दिन से पहले या उस दिन तक आपको इनवॉइस इश्यू कर देना होगा. ओके. और अगर आपको स्टेटमेंट नहीं दिया तो पेमेंट देंगे. जैसे इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट नहीं दिया, मंथली पेमेंट दिया है, तो मंथली पेमेंट कब कर रहे हैं? 5th of August, 5th of September, 6th of October. तो वही डेट हो जाएगी लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. और आपने एक्चुअल इनवॉइस कब इश्यू किया? बोले वो तो दिया ही नहीं है. तो यहां पे अगर आप देखोगे इस केसेस में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. जस्ट मेरे यहाँ पे डेट्स में थोड़ा चेंज वेरिएशन. यहाँ पे एक करेक्शन कर लो क्योंकि मॉड्यूल में जो आपको क्वेश्चन दिया है ना उसमें उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में डेट चेंज कर दी ऊपर. यहाँ पे क्वेश्चन में ही चेंज कर दिया उन्होंने, तो हमने चेंज नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे आप कर दो अगस्त 5, सितंबर 5, अक्टूबर 6. चेंज कर देना अगस्त 5, सितंबर 5 एंड अक्टूबर 6. या फिर आपको क्वेश्चन में चेंज करना होगा, आइदर और, बराबर. चेंज कर दो यहाँ पे. चलो, मतलब यहाँ पे एज्यूमिंग कि ये जो स्टेटमेंट दिया ना उसी दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया है. कि ऐसा एज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने इससे पहले इनवॉइस इश्यू किया होगा ना, मान लीजिए आपने इनवॉइस इश्यू किया 31 जुलाई को, तो फिर विचएवर इज अर्लियर पे 31 जुलाई हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस दिया, तो यहाँ पे करेक्शन कर लें.
चलो इतना क्लियर है। अभी भी मैं आपको सिर्फ एक ही सेक्शन समझाया है, 12 सबसेक्शन 2, फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, investigation shows that 150 carton ceramic capacitor were dispatched on 2nd August but no invoice was made. Dispatch मतलब आपके फैक्ट्री से तो रिमूव हो गए। The carton were not entered in the accounts. There were no evidence of receipt of payment. What is the time of supply of carton? तो obviously last date of issue of invoice 2nd August. क्योंकि जैसे आपने डिस्पैच किया मूवमेंट हुआ, सेक्शन 31(1) गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा, जब आपकी फैक्ट्री से गुड्स रिमूव होता है वही डेट हो गई लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और आपने एक्चुअल इनवॉइस इश्यू किया नहीं है, तो फिर हमें क्या कंसीडर करना होगा, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 2nd August। चलो इज इट क्लियर। May 18, और देखिए May 18 में जब कोई क्वेश्चन पूछा तब वहां पे आपको पेमेंट इसलिए दिया था क्योंकि तब पेमेंट भी हम कंसीडर करते थे, बट ये अपडेटेड आंसर है, अभी हम पेमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। पहले तो फॉरवर्ड चार्ज दे दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स है मतलब 12(2), ऑब्वियसली इट इज फर्निश्ड द फॉलोइंग गुड्स वर सप्लाइड ऑन 3rd, इनवॉइस इश्यूड ऑन 5th, पेमेंट इग्नोर करो, टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखिए क्या ये इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है, बोले हाँ, तो जब मूवमेंट है तो फिर गुड्स जब सप्लाई करोगे वही आपका लास्ट डेट हो जाएगा, और ये आपका एक्चुअल डेट है, विच एवर इज अर्लियर 3rd October इज अ टाइम। मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है ये चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें बस आपको ये लॉजिक याद रखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा आएगा। तब बोलोगे सर फर्क क्या पड़ता है, 3rd October आया, 5th October आया, अल्टीमेटली अक्टूबर ही आया, नहीं, बट थ्योरेटिकली यहाँ पे फर्क पड़ता है, नो डाउट। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, 3rd को किया, 5th को किया, क्या फर्क पड़ता है, बोले अक्टूबर मंथ में ही आएगा, बट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन इट मैटर्स। तो हमें तो यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रिसाइज आंसर ही देना होगा विथ रीजनिंग। ओके, चलो तो ये 12(2) क्लियर है। In case of forward, now reverse charge, ये अभी हमने 12(2) फॉरवर्ड चार्ज में किया। Now we'll talk about reverse charge। चलो यहाँ पे 31(1) लिखा ही है, तो 31(4) और 31(7) भी यहाँ पे लिख देते हैं बराबर। एक ही जगह पे आपका लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो है वो भी प्रोविजन यहाँ पे आ जाएगा। एक होगा यहाँ पे सेक्शन 31(4) कंटिन्यूअस सप्लाई। इसमें आप लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कैसे करोगे, तो वहां पे invoice will be issued at or before issuance of statement। ये जो भी पीरियडिकल स्टेटमेंट आप देते हो, issuance of पीरियडिकल स्टेटमेंट या पीरियडिकल पेमेंट, दोनों में से कुछ एक तो दिया ही होगा आपको, स्टेटमेंट इशू किया वो या पेमेंट इशू किया वो, वही आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। फिर आपको बोला गया अगर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस सेक्शन 31(7), इस केसेस में आप क्या करोगे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तो उसमें क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months from removal of goods, okay, whichever is earlier। ये क्या हो जाएगी, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और फिर ये लास्ट डेट को कंपेयर किसके साथ करेंगे हम, ये सब क्या है, दीज आर द
last date of issue of invoice as per section 31 in case of supply of goods. Is it clear? और फिर एक्चुअल डेट, ये लास्ट डेट और एक्चुअल डेट कंपेयर करो, विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। 12-2 क्लियर है? 12-2 में कोई डाउट? ओके। और यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क में आपको 3 पॉइंट पूछ ले, जिसमें एक 12-2 हो, 12-3 हो, 13-2 या 13-3 हो, 13-4, 5-6 व्हाटएवर। ओके, मतलब 3 कोई भी क्रूशियल पॉइंट आपको एक एक पॉइंट में से पूछ लेंगे, इसमें बोलेंगे डेट बताओ, बस टाइम ऑफ सप्लाई की डेट बता दो। प्रोविजन समझा के आपको सिर्फ ये डेट बतानी है कि कौन सा इसमें टाइम ऑफ सप्लाई होगा। 1-1 मार्क में कभी भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, कंबाइन करके। 12-2 क्लियर है? अभी बात करते हैं रिवर्स चार्ज। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, सेक्शन 12(3) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम में क्या हो? अभी देखिए यहां पे क्या होता है कि लायबिलिटी विल बी ऑन सप्लायर। अभी आरसीएम में क्या होगा? लायबिलिटी विल बी ऑन रिसिपिएंट। ओके, तो हम गुड्स सेंड नहीं कर रहे, गुड्स रिमूव नहीं कर रहे, गुड्स रिसीव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि गुड्स हमने सेंड किया। सेंड कैसे किया? हम तो रिसीव कर रहे हैं, हम तो परचेस कर रहे हैं। उल्टा हम पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ रहा है, बराबर। तरह से गुड्स पे आरसीएम, एक्चुअली हमने आरसीएम का चैप्टर किया, उसमें सिर्फ सर्विसेज किया है, गुड्स का तो मैटर आता नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स नहीं आता है, काफी कुछ आपके सिलेबस में नहीं आता है, बराबर। बट जिस पे भी रिवर्स चार्ज गुड्स में आता है उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, बराबर। तो उसमें क्या होगा? देखो मान लीजिए कोई सप्लायर है, उसने आपको गुड्स सेंड किया। ओके, यू आर रिसिपिएंट एंड अल्टीमेटली आरसीएम पे आपको टैक्स पे करना है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो मिस्टर ए ने, ये मिस्टर बी जो रिसिपिएंट है, उसको गुड्स सेंड किया, और अल्टीमेटली हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से में क्या क्या होगा? एक तो होगा उसके पास क्या आया? फर्स्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, उसको एक्चुअली गुड्स रिसीव हुआ, उसको क्या हुआ? एक्चुअली गुड्स रिसीव हुआ। दूसरा, अब देखिए गुड्स आप रिसीव करोगे तो आप पेमेंट करोगे, अभी आप तो इनवॉइस नहीं बनाओगे ना, समझो आप इनवॉइस नहीं, इनवॉइस तो आपको मिलेगा, आप इनवॉइस थोड़ी इश्यू करोगे। यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है रिवर्स चार्ज, तो इसीलिए गुड्स रिसीव करोगे, आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। तो यहां पे हम रिवर्स चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर करते हैं। और जब भी मैं ये वर्ड बोलता हूं ना, डेट ऑफ पेमेंट, जब भी मैं बोलता हूं डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट की भी डेफिनेशन उन्होंने बताई है। बोलो सर डेट ऑफ पेमेंट इसमें भी डेफिनेशन क्या होती है? तो मैं पेमेंट कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? तो बोले मैंने पेमेंट किया और फिर बुक्स में लिखा, या बैंक में पहले पेमेंट किया बाद में बुक्स में लिखा। कई बार क्या होगा, लॉजिकली स्पीकिंग, मान लीजिए मैंने चेक से आज पेमेंट कर दिया, तो बुक्स पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट हो गया, समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली पेमेंट नहीं हुआ है। क्यों? तो बोले चेक में जब दूंगा, अभी मान लीजिए उन्होंने 5 दिन के बाद चेक डिपॉजिट किया और फिर उसके 1 दिन के बाद उसके मेरे बैंक स्टेटमेंट में आया, तो बैंक स्टेटमेंट में 6 दिन के बाद आ रहा है, जबकि मैंने पेमेंट आज कर दिया है और इसकी एंट्री आज होगी। तो यहाँ पे 2 डेट इसी इटसेल्फ डेट ऑफ पेमेंट में हम कंपेयर करेंगे। नंबर 1, एक
एंट्री इन बुक्स और दूसरा एंट्री इन बैंक। मतलब समझ लो, बुक्स में एंट्री करोगे पेमेंट की या बैंक में एंट्री करोगे पेमेंट की, इन दोनों में से जिसमें भी अर्लियर एंट्री होगी ना, इन दोनों में से जिसमें भी एंट्री अर्लियर होगी ना, वही मेरी डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? एग्जांपल लेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बराबर। थर्ड, यहां पे तो कितना कंपेयर कर रहे हैं? यस, यहां पे हम 3 पॉइंट को कंपेयर करेंगे। देखो, एक फिजिकली गुड्स हमें रिसीव हो रहा है, दूसरा हम पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम रिसिपिएंट हैं, तीसरा इनवॉइस इश्यू करेंगे। अभी इनवॉइस कौन इश्यू करेगा? सप्लायर। ये सप्लायर इनवॉइस इश्यू करेगा। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ऐसा लिखा गया है, क्या लिखा है? डे इमीडिएटली following 30 days from date of issue of invoice। मतलब यहां पे हम इसको इन शॉर्ट में लिख सकते हैं 31st डे फ्रॉम इनवॉइस। 31st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इन्होंने 10th जनवरी 24 को इनवॉइस इश्यू किया। अभी देखिए, ये रिसिपिएंट पे है, रिसिपिएंट पे, सप्लायर पे नहीं है कि हम डेट ऑफ इनवॉइस को ध्यान में लेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस को क्यों ध्यान में लेते हैं? बोले नॉर्मली इनवॉइस इश्यू करते हैं, उसके बाद 30 डेज में पेमेंट होता है। बराबर है, तो उसके हिसाब से 30 डेज कंसिडर करके ले लिया कि इनवॉइस का पेमेंट 30 डेज में हो जाएगा नॉर्मली, तो 31st डे को काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो वैसे भी क्या होगा, 10th जनवरी को आपने इनवॉइस इश्यू किया, ओके, और उसका 31st डे काउंट करो। जनवरी में होगा 31 माइनस 10 21 और 10 और, तो यहां पे आएगा 10th ऑफ फरवरी। तो ये 31st डे होगा 10 फरवरी 24। बराबर है। गुड्स आपको मिला 12 फरवरी 24 और उसका आपने पेमेंट किया। अभी पेमेंट में भी अगर आप देखोगे, पेमेंट कर तो दिया था 15 फरवरी 24 को, बट बैंक में से एंट्री हुई 18 फरवरी 24। तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर, बोले 15 फरवरी 24। पहले तो ये 3 डेट आपको समझ में आई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स विल बी लायबल टू पे GST। ऐसे केसेस में गुड्स रिसीव करेंगे वो डेट, पेमेंट करेंगे वो डेट, और इनवॉइस इश्यू किया उसका 31st डे। तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये हो जाएगा आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ RCM। तो RCM पे ये 31st डे याद रखना फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहां पे हम लास्ट डेट नहीं बोल रहे हैं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब एक्चुअली वो इनवॉइस इश्यू किया उससे उसका 31st डे या डे बिफोर, डे आफ्टर 30 डेज, ओके, या 31st डे, व्हाटएवर। ये रिवर्स चार्ज में समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? तो यहां पे अगर आप देखोगे 12(3), in case of supplies in respect of which tax is paid or payable on reverse charge basis, time of supply will be earliest of the following। तो जब एक्चुअली गुड्स फिजिकली आपको रिसीव होगा, एक वो डेट ऑफ पेमेंट इन एंटर्ड इन बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, विच एवर इज लेट। तो बैंक में एंट्री की वो और बुक्स में एंट्री की वो। बैंक और बुक्स में दोनों में साथ, बैंक मतलब वो बैंक पासबुक में एंट्री, बुक मतलब हमारी कैश बुक में एंट्री। और कई बार हमने देखा है
कैश बुक और पासबुक की डेट अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ यू कैन से बुक्स में जल्दी लिख देंगे और चेक क्लियरिंग बाद में होगा, तो उसकी वजह से दोनों में डिफरेंस हो सकता है। और कई बार तो ऐसा होगा बैंक से पेमेंट हो गया, फिर जब बीआरएस किया तब पता चला कि ओके हमने पेमेंट कर दिया है, तो फिर बाद में एंट्री करेंगे, तो बोले विच एवर इज अर्लियर, बैंक में पहले एंट्री हो गई तो वो डेट कंसीडर करो, अगर बुक्स में पहले एंट्री हो गई तो वो डेट कंसीडर करो। तो विच एवर इज अर्लियर और इमीडिएटली डे इमीडिएटली 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम क्लोड इश्यूड बाय द सप्लायर। तो सप्लायर ने जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू किया है, इनवॉइस या डॉक्यूमेंट, वो जब भी इश्यू किया है उसके 31st डे फॉलोइंग 30 days, मतलब 31st डे, ये तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। सर अभी हम तो गुड्स रिसीव करते हैं, गुड्स रिसीव, और हमारे पास वो डेट अवेलेबल नहीं होगा कि उसने किस दिन डेट इनवॉइस इश्यू किया। ओके, मान लीजिए वो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। प्रोवाइडेड वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई बाय ए और बी और सी, देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी एंट्री इन बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। तो फिर आपको क्या करना है, आपको पता हो ना हो, इतना तो पता है ना, आपने बुक्स में एंटर कब किया वो तो आपको पता है, तो बस उसी के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर, इफ टाइम ऑफ सप्लाई is not possible by 1 or 2 or 3 above, then टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, date when entry in books of accounts by recipient of supply, date of entry in books by recipient of supply। मतलब आपको कुछ पता हो ना हो, आपको इतना तो पता होगा ना आपने अपनी बुक्स में कब एंट्री की, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये हुआ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम 12(3). अब तक हमने 3 सबसेक्शन की, 12(1) में तो सिर्फ लिंक दिया है कि जो भी टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स होगा वो इस सेक्शन में होगा, दिस सेक्शन मतलब 12(2) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, तो जिसमें आपको दिया डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एक्चुअल और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वाइड सेक्शन 31, 31(1), 31(4), 31(7) एज द केस में भी, विच एवर इज अर्लियर। और फिर आरसीएम में 3 पॉइंट कंपेयर करते हैं, गुड्स रिसीव हुआ, बुक्स में एंट्री की, बुक्स और बैंक में एंट्री, विच एवर इज अर्लियर पेमेंट, ओके, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट और इश्यू ऑफ इनवॉइस। तीनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ये भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं 12(3) के। अब देखिए यहाँ पे देखो, डेट ऑन विच गुड्स रिसीव, तो एक्चुअली गुड्स आपकी फैक्ट्री के कब रिसीव हुआ, डेट जब ने आपने एंट्री की, डेट जब बैंक ने एंट्री की, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो डेट ऑफ पेमेंट हो गया। ये गुड्स रिसीव हुआ और यहाँ पे 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। अगर इससे पॉसिबल नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब आप अपनी बुक्स में एंट्री करोगे वो। तो वही हमने शॉर्ट में लिखा, वही आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाया। ओके चलो एग्जाम्पल नंबर 5, अभी 12(3) के सारे एग्जाम्पल्स। Determine the time of supply from the given information. May 4, supply invoice goods taxable on reverse charge, and 30 days from the date of issue of invoice elapse on June 3. तो मतलब हमें 31st डे करना है, मतलब 4th जून। फिर received goods 12th May और makes the payment 30th May, whichever is earlier।
तीनों में से अर्ली कौन है 12th में? सबसे पहले ये तीनों पॉइंट लिख दो, फिर विच एवर इज अर्ली, तो यहाँ पे सीधा May 12। यहाँ पे तो इन्होंने स्ट्रेट अवे आंसर दिया है, बट हम कैसे आंसर देंगे, पहले प्रोविजन समझाएंगे तीनों और फिर आप उसको आंसर देंगे, बराबर है। 12th में समझ में आ रहा है? चलो सब में विच एवर इज अर्लियर, बस टैक्स जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। अगेन सेम है, नहीं थोड़ा चेंज है। देखो 30 डेज खत्म हो रहे हैं June 3, मतलब 31st डे मतलब 4th जून। फिर आपको गुड्स रिसीव हुआ 12th जून और पेमेंट किया 3rd जुलाई, तो विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे 4th जून अर्ली है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे जानबूझ के 3rd जून दिया, आप कंफ्यूज हो जाओ। 30 डेज फ्रॉम द डेट, 30 नहीं, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, उसके नेक्स्ट डे, या फिर यहाँ से काउंट कर लेना तो भी आपको समझ में आ जाए 31st डे कब होता है। तो ये 12/3 क्लियर है? 12/3 में कोई डाउट? ओके, अभी कुछ सर्कुलर्स और पॉइंट्स जो हमने अभी तक किए, उसमें क्या क्या अपडेट्स आए थे बाद में, तो वो बता देते हैं यहाँ पे। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, सिंपली जब भी आपको डेट ऑफ पेमेंट, चाहे आप करो, आप पेमेंट करो या आप रिसीव करो, पेमेंट के लिए सिर्फ एक ही डेफिनेशन, बुक्स में एंट्री करोगे कि बैंक में एंट्री होगी, विच एवर इज अर्लियर। आप पेमेंट करोगे, आप पेमेंट रिसीव करोगे, आपने बुक्स में कब एंट्री की वो, और आपके बैंक अकाउंट में कब डिपॉजिट हुआ वो। कई बार क्या होगा, मान लीजिए आप गुड्स, आपको पेमेंट मिला है, ओके, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, अभी आपको नहीं पता है, कस्टमर ने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो बैंक में आ गया, फिर क्या हुआ, मंथ एंड हुआ, आपने उससे बोला पेमेंट कर दो, बोले ऑलरेडी हो गया, फिर आपने बैंक अकाउंट में चेक किया तो आ गया, तो फिर आपने क्या किया, एंट्री लास्ट डे में पास की, बट ऑलरेडी पेमेंट बैंक में जल्दी मिल गया था। समझ में आ रहा है? तो उसमें विच एवर इज अर्लियर, बैंक। भाई कई बार क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर बुक्स होगा, तो दोनों में से जो भी अर्ली है वो क्या हो गया आपका, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ पेमेंट, जो कि अभी तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ 12/2 तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे तो अभी हम काउंट करते नहीं। फिर टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। 12/2 में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो एडवांस मिलता है उसके बेसिस पे हम टैक्स चार्ज नहीं करते। इन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ऑल टैक्स पेयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज कंपोजिट सप्लाई को छोड़ के आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस in relation to supply of goods. Entire GST becomes payable only when invoice for supply of goods is issued or ought to be issued. Thus, time of supply of goods for the purpose of payment of tax is date or last date, whichever is earlier. अभी वही बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं। Example: A enters agreement with B to supply 100 kg of raw material. However, A supplied only 80 kg of raw material. Issue invoice for the same. Hence, supply would be deemed to be for 80 kgs. And not the entire 100 kgs. The relief of not paying GST at the time of receipt of advance available only in case of supply of goods and not supply of services. Supply of services में ये रिलीफ नहीं दिया है। सर्विसेज में तो अभी भी हम पेमेंट को कंसिडर करेंगे, सेक्शन 13 में तो ये आएगा, ये सिर्फ सेक्शन 12 में आपको बेनिफिट दिया हुआ है। Latest amendment for September 24 and onwards attempt. Latest amendment. Tax to be paid on specified actionable claim at the time of receipt of payment for such supply by supplier. Okay. इसकी इफेक्ट तो सब जगह पे आ रही है। एक अमेंडमेंट किया था सप्लाई में, एंट्री नंबर 6 ऑफ शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, उसकी जगह पे एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है। मतलब ये जो स्पेसिफाइड है 6 क्लेम्स है, 3 और 3+ हो गए अमेंडमेंट के बाद। बैटिंग, कसिनो, गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मोबाइल, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 6 जो हैं वो हैं
स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एलिजिबल टू सप्लाई, सप्लाई हो जाएगा और उसमें जीएसटी आएगा। यस, अगर आप ये सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, ये बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, मान लीजिए लॉटरी सप्लाई की, तो ऐसे केसेस में व्हाट अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई, वहां पे हम पेमेंट भी कंसीडर करेंगे 12(2) में भी। यस, वहां पे क्या होगा, नोटिफिकेशन एग्जाम ऑल रजिस्टर्ड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑर्डर्स। तो अभी हमने एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें क्या बोला, अगर आप 12(2) करते हैं तो 12(2) में जब ये 12(2) एक्ट प्रोविजन आया ना, तब वहां पे था कि पेमेंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड, रिसीट फॉर पेमेंट, मतलब आपको जब पेमेंट रिसीव हो रहा है वो, और इनवॉइस इश्यू करोगे वो, विच एवर इज अर्लियर। फिर पेमेंट को हटा दिया, बोले एडवांस के बेसिस पे कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इनवॉइस को कंसीडर करते हैं, सभी के लिए एग्जाम कर दिया। वो एग्जामिशन इन लोगों के लिए फिर से विड्रॉ कर लिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23, लेटेस्ट अमेंडमेंट, एक्सक्लूड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो ये चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये जो 6 क्लेम्स हैं, 6 क्लेम्स, अगर आप उसका सप्लाई कर रहे हैं तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में ये होगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, इन दोनों में से भी विच एवर इज अर्लियर है उसके बेसिस पे जीएसटी लगेगा। तो 12(2) में उन्होंने जो बोला ना, ये भी फॉरवर्ड चार्ज के केस में रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं आएगा, उसका एक्सेप्शन, ये जो 6 क्लेम्स है ना, एक्शनेबल क्लेम्स, उसके केस में आपको रिसीट ऑफ पेमेंट और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करना है। एकमात्र एक्सेप्शन, पहले सभी को एग्जाम कर दिया था, एडवांस पे टैक्स नहीं लगाते थे, रिसेंट अमेंडमेंट में आपको ये 6 क्लेम्स पे अभी भी वापस लाए कि एडवांस, मतलब मान लीजिए लॉटरी के लिए एडवांस मिला, जीएसटी लगाओ, इनवॉइस भले ही बाद में इश्यू कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एडवांस आपको जीएसटी पे करना होगा। वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए बिल अमाउंट है 49,200, तो भाई कस्टमर क्या करते हैं, राउंड ऑफ में पेमेंट कर देते हैं 50,000, तो 800 रुपये एडवांस मिले, और फिर उसके लिए आपको फिर से बिल जनरेट करना होगा, क्योंकि आपने इनवॉइस कितना जनरेट किया है 49,200 का, और आपको राउंड ऑफ होके मिले कितने, 50,000। कई बार ऐसा भी होता है, तो फिर ये 800 एडवांस मिल गया, तो भी उसका जीएसटी कैसे लगाएंगे, बोले 1000 तक तो इग्नोर करो, उसको मैं कंसीडर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 49,200 पे ही टैक्स लगाओ, बाकी का जो 800 एक्सेस पे किया है उसको कंसीडर मत करो। मतलब 1000 तक अगर आपको एक्सेसिव पेमेंट मिल गया है तो उसको आप सप्लाई कंसीडर नहीं करो, उसको नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर लेंगे। चलो ये 12(2), 12(3) क्लियर है। यहां पे भी 12(3) देखोगे RCM 9394 में आता है, डेट गुड्स रिसीव्ड, डेट ऑफ पेमेंट 31st डे विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट 12(4) वाउचर। अब देखिए कई बार कुछ गुड्स में ऐसा होता है जिसमें आप सप्लाई करते हो वाया वाउचर, मतलब वाउचर इज कॉमनली अंडरस्टूड वाउचर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज डेजिग्नेटेड वैल्यू। अभी मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वाउचर्स मिले, गिफ्ट वाउचर्स मिले कहीं से भी, आपने कोई कंपटीशन विन किया या रेडियो में कोई आंसर दिया, तो बोले आपको रिलायंस के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं 1000 रुपीज़ के। ओके, अभी वो वाउचर लेके आप रिलायंस ट्रेंड में गए, तो वो वाउचर से आपको क्या मिलेगा डिपेंड करता है। देखो वाउचर यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, वाउचर विल बी बाइफर्केटेड इनटू 2। एक, क्या वो वाउचर if the supply that it covers is identifiable at that point or date of resumption in other cases, okay,
मतलब मान लीजिए आपको वाउचर मिला और आपको वाउचर क्या मिला, तो बोले आपको मीडियम साइज का पिज्जा इससे मिलेगा, इस वाउचर से। मतलब आप क्या बाई क्या कर सकते हो, बोले मीडियम साइज का पिज्जा डोमिनोज में, वो भी फिक्स है, कौन सा वाला। तो ये होगा फिक्स आइडेंटिफाइबल वाउचर। ज्यादातर ऐसे वाउचर्स नहीं होते, वाउचर्स जनरल होते हैं। बट अगर मान लीजिए कोई वाउचर ऐसा आपको इश्यू किया है, आइडेंटिफाइबल वाउचर, जिसमें आपको पहले से ही पता है इस वाउचर से आपको क्या मिलेगा, तो उस केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। बट कई बार क्या होगा, आपको देंगे 500 का वाउचर है। अभी आप 500 के वाउचर से क्या कर सकते हो, बोले कोई भी पिज्जा ऑर्डर करो। 500 के वाउचर से क्या कर सकते हो, बोले रिलायंस ट्रेंड में कोई भी आप परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर अपैरल्स ही आपको परचेस करना होगा, पर्टिकुलर आइटम ही आपको परचेस करोगे, ऐसा नहीं है। जनरल 500 रुपए कितनी भी आप शॉपिंग करोगे, मिनिमम अमाउंट होती है 2000 3000 व्हाटएवर, उसके आपको 500 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। तो ये वाउचर जो आपने सप्लाई किया उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, बोले जब आप वाउचर को रिडीम करेंगे तब आपका वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं वाउचर में लिख देता हूं कि ये प्रोडक्ट, मतलब मैंने वाउचर नहीं सेल किया, वो प्रोडक्ट ही सेल करो, क्योंकि मोर और लेस वो प्रोडक्ट ही लेने के लिए आएंगे। बट अगर वाउचर जनरल है तो मुझे नहीं पता है इस वाउचर से वो कौन सी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो जो वाउचर है वो जब रिडीम करेंगे तब पता चलेगा कौन सा गुड्स परचेस किया। मान लीजिए आपको कोई मूवी टिकट मिली वाउचर में, तो अभी वो मूवी टिकट वही शो के लिए चलेगी ना। अभी आप ऐसा तो नहीं जा सकते नहीं ये मूवी टिकट है अभी कभी भी चला दो, वो पर्टिकुलर है, आइडेंटिफाइबल है। तो वो जब वाउचर आपको दिया तभी टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। बट अगर जनरल वाउचर है, स्पेसिफिक नहीं है, तो जब आप वाउचर रिडीम करोगे तब जाके वो सप्लाई माना जाएगा। देखो फूड पास और शर्ट कूपन, एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम फूड पास। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए का फूड पास है, ये 500 रुपए का फूड पास आप कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हो, तो ये है जनरल वाउचर। तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम, मतलब वाउचर से आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा सप्लाई है। अगर आपको वाउचर से पता नहीं चलेगा ये कौन सा सप्लाई, बोले 500 रुपए है, अभी 500 में तो वो कुछ भी बाई कर सकता है, कोई भी फूड आइटम बाई कर सकता है, तो फिर हमें नहीं पता है कि वो कौन सा फूड आइटम बाई करेगा। हेंस वी कैन नॉट फिक्स द सप्लाई एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो वहां पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब ये वाउचर रिडीम होगा तब जाके उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान। बट अगर मान लीजिए शर्ट कूपन है, मतलब ओनली अ शर्ट कैन बी परचेज फ्रॉम द शर्ट कूपन, मतलब आइडेंटिफाइबल है कि आप शर्ट ही परचेस कर सकते हो, और 500 का वाउचर मतलब 500 का शर्ट आपने सेल कर दिया, बात हो गई खत्म। तो यहां पे जब आप वाउचर इश्यू करोगे ना तभी वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नहीं देखो, आपको वाउचर मिल गया शर्ट का, बराबर, तो अभी आपको जाके शर्ट बाय करनी है। अभी आप करो नहीं करो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि 500 रुपये तो मिल गए और वाउचर दे दिया। अभी आप उसको रिडीम करोगे नहीं करोगे, आपका सेल तो हो गया, पे जीएसटी। और लॉजिकली स्पीकिंग वो कभी भी करेंगे ना तो शर्ट ही करेंगे, अभी करेंगे नहीं करेंगे वो उसकी मैटर है। बट ऐसा कोई क्यों करेगा कि वो शर्ट का वाउचर है, शर्ट मिल रहा है और लेने नहीं जाएगा। हाँ उसका पेमेंट तो आ जाएगा, क्योंकि आप वाउचर बाय करोगे तो उसका पेमेंट तो पहले ही आपको मिल गया। ओके, तो पेमेंट पहले आ गया है, वाउचर आइडेंटिफाइबल है, तो आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट मिल गया है बट पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो जब रिडीम करेंगे तब पता चलेगा, तो इसीलिए जब रिडीम करेंगे तब। देखो यहाँ पे एग्जांपल, Acme Sales Limited sells food coupon to company which gives these two item to employee as a part of agreed perquisite। तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय को सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एम्प्लॉय कोई भी आउटलेट पे जाके वो फूड बाय कर सकते हैं, एनी फूड आइटम। मतलब क्या यहाँ पे सप्लाई नोन एट द टाइम ऑफ, आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, बोले नहीं, तो फिर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, रिडम्पशन। The time of supply coupon will be date of employee redeemed it against the food or provision of item।
अगर रिडीम नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं होगा। जबकि with each purchase of large pizza puzzle during Christmas week from Perfect Pizza, one can buy voucher of 20 जो आप रिडीम कर सकते हो स्मॉल पिज्जा बाय करने के। कौन सी कंपनी 20 रुपीज में पिज्जा देती है? ओके, एज द सप्लाई, तो यहां पे आइडेंटिफाइबल है, इसीलिए इश्यू ऑफ वाउचर जो है वो यहां पे कंसीडर हो जाएगा। एग्जाम्पल 7, Sodexo milk coupon are sold to company on 9th August, being distributed to the employee of the said company. Coupon valid for 6 months or can be purchased any food item. तो यहाँ पे identifiable or not known at the time of issue of voucher. Hence, time of supply will be when vouchers redeemed by employees at the time of or date of redemption as per 12.4. तो 12.4 में सिर्फ vouchers की बात समझ में आ रहा है। 12.2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर फॉरवर्ड चार्ज, 12.3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर रिवर्स चार्ज, 12.4 जब आप कूपन इश्यू करते हो या आइडेंटिफाइबल या नॉन आइडेंटिफाइबल। जनरल में रिडम्पशन करेंगे तब, आइडेंटिफाइबल में जब भी आप वाउचर इश्यू करोगे उसी दिन वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? 12.5 रेसिडुअल केस। अभी देखिए रेसिडुअल केस मतलब क्या, अभी जितने केस हमने किए उसके अलावा हो क्या सकता है, या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स या तो वाउचर, और हो क्या सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि या तो आप फॉरवर्ड में आओगे या तो आप रिवर्स में आओगे, और हो ही क्या सकता है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा केस है। इफ सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय एनी प्रोविजन डिस्कस अबव, तो 12.5 विल कम इनटू पिक्चर। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होगा। कैसे? मान लीजिए डिपार्टमेंट ने रेड लगाई और पता चला कि आप तो जीएसटी में लाए, बोलो आपका टर्नओवर देखो 50 लाख है, बोले जीएसटी का रजिस्टर नहीं किया, इनवॉइस बोले रखते नहीं, सब ब्लैक में, कभी इनवॉइस इश्यू किया नहीं है, अकाउंट का कुछ अता पता नहीं, बराबर, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है पता नहीं, तो इसमें आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंसिडर करोगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी जीएसटी तो उससे लेना है बट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है कि आप फॉरवर्ड चार्ज करोगे, रिवर्स करोगे, इनवॉइस इश्यू किया नहीं किया। तो ऐसे केसेस में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियडिकल रिटर्न, तो जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तभी सप्लाई किया ऐसा मान लेना है, और इन अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, तो फिर यहां पे रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी जब आप पे करते हो तभी आप सप्लाई मान लो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अगर जो रजिस्टर्ड नहीं है और फिर जिसके यहाँ पे रेट लगाते हैं और पता चलता है कि आप जीएसटी में लाए बोलो और फिर वो जीएसटी भरवाते हैं, तो उसमें जितना भी सप्लाई वो कब होगा, अभी जीएसटी पर अभी सप्लाई किया ऐसा मान लो, क्योंकि आप बैकवर्ड जाके तो कुछ कर नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन रिवल क्लेम लाइन रिमूवल ऑफ गुड्स बाय सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, द एविडेंस इज इन अ फॉर्म ऑफ नोटिंग ऑफन अपडेटेड एंड सम कोलैबोरेटिव मटेरियल्स, मतलब कुछ है नहीं, सब ब्लैक में ही है, मतलब लूज नोट्स है। सप्लाई वॉलंटरी पे टैक्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो फिर सप्लायर ने क्या किया, बोले अभी इन्वेस्टिगेशन निकला है तो फिर पेनल्टी लगेगी, इससे बेहतर है मैं टैक्स पे कर देता हूं, तो उसने क्या किया, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही टैक्स पे किया। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, 9, 12, 2, 3, 4 व्हाटएवर, तो यहाँ पे 12.5 जब आपने जीएसटी पे किया, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, तो जब आपने, अभी देखिए अनरजिस्टर्ड है तो रिटर्न भी सप्लाई नहीं करना है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप रिटर्न सप्लाई करोगे तब, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं तो रिटर्न भी आपको सप्लाई नहीं, रिटर्न भी आपको फाइल नहीं करना है। तो एक्चुअल में आप जब आप जीएसटी पे करोगे, एक्चुअल में जब आप जीएसटी पे करोगे तभी मान लेंगे उस दिन आपने सप्लाई किया है। 12.5 इज एन एक्सेप्शनल केस। और एक बात समझना, 12 समझ में आ गया ना, तो 13 में माइनर ही वेरिएशन, लॉजिक सेम है। 13.4 वाउचर, 13.5 रेसिडुअल, 13.2 फॉरवर्ड, 13.3 रिवर्स, 13.1 सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ माइनर जो चेंज होगा वही आपको समझना होगा, बराबर। तो रेसिडुअल केस में क्या होगा, टाइम ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, और अदर केसेस में जीएसटी। अगर आप रिटर्न के लिए लायबल हो तो 12.6 एक और, एक्चुअली 12.6 अलग से नहीं है बट 12.6 में क्या है, सी टू इट। कई बार क्या होगा कि मान लीजिए आपने गुड्स सप्लाई किया, तो वो तो गुड्स सप्लाई में हमने देख लिया फॉरवर्ड है,
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे आपने टाइम ऑफ सप्लाई कर दिया। आपने बोला डेटर को 30 डेज में पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं मिला तो हम पेनल्टी या इंटरेस्ट या कंसिडरेशन कुछ भी लगाएंगे आपसे। मान लीजिए उसने पेमेंट 30 डेज के बाद किया, तो ऑलरेडी 1 लाख का तो हमने इनवॉइस बना के रखा था, ऊपर से हमने 5000 चार्ज किया। अभी ये 5000 जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आप ले रहे हो ना, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन फॉर डिलेड कंसिडरेशन और डिलेड पेमेंट, लेट फीस, इंटरेस्ट, जो भी आप नाम दे रहे हो, डेटर से एक्स्ट्रा ले रहे हो 5000 एज पर, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लोगे दैट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 1 लाख में ऐड होगा। तो बोले 1 लाख का तो हमने ऑलरेडी सप्लाई कंसिडर कर लिया, अब ये 5000 का सप्लाई कब किया वो कैसे कंसिडर करेंगे? 12(6) एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, इंटरेस्ट, लेट फी एक्सेट्रा आपने चार्ज किया, एनहेंसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ, आपके जो भी वैल्यू ऑलरेडी आपने बिल बना दिया, इनवॉइस बना दिया, उसमें एनहेंस हुआ, लेट फी मिली, इंटरेस्ट मिला, उस केस में 12(6). कॉमर्शियली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई स्टिपुलेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, अगर पेमेंट बियॉन्ड एग्रीड टाइम पे मिलता है, 30 डेज का डिसाइड किया, उसके बाद अगर आप पेमेंट करोगे तो यहां पे लेट पेमेंट करना होगा। और हमने देखा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में कि इसको हम सप्लाई में ऐड करते हैं, यस। तो 12(6) के मुताबिक इंटरेस्ट और लेट फीस के केस में ओके, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव्स सच एडिशनल अमाउंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसीडरेशन। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों रखा है पता है? क्योंकि कई बार क्या है, बिल में लिखते हैं 30 डेज में पेमेंट नहीं मिला तो ये रिसीव करेंगे, 5000 रिसीव करेंगे, फिर एक्चुअली अगर आप कोई कस्टमर को बोले बोले क्या है 5 दिन डिले हुआ है, मैं नहीं पे करने वाला, फिर वो कस्टमर पे भी नहीं करते। इस 9 में भी ऐसा हमने अकाउंट में क्वेश्चन किया था ओके, कि इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्ज करते हैं, तो उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, बोले मिला, बोले पास में कभी मिला ही नहीं था, फिर भी रिकॉग्नाइज कर, बोले रिकॉग्नाइज मत करो जब तक आप श्योर ना हो कि आपको मिले नहीं। तो यहाँ पे भी ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपको एक्चुअली मिलेगा ना इंटरेस्ट, तो उस दिन आपने सप्लाई किया ऐसा मान लेना। तो यहाँ पे क्या होगा 12(6) में, ये 12(5) दिया है आपको, ये 12(6) दिया है, 12(5) तो हमें पता है रेसिडुअल। अभी 12(6) में क्या होगा? डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स दैट इंटरेस्ट, लेट फी, इंटरेस्ट व्हाटएवर, ये जो भी आपको एक्स्ट्रा कंसिडरेशन जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो 12, 4, 5, 6 बहुत ही सिंपल है। वाउचर आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, नॉन आइडेंटिफाइबल जनरल रिडम्पशन, 12(5) रिटर्न फाइल करोगे तब, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जब जीएसटी पे करोगे तब, और एडिशनल पेमेंट में जब एक्चुअली मिलेगा तब। और 12(2), 12(3) तो बहुत ही सिंपल है। 12(2) में तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर। 12(3) में 3 पॉइंट याद रखने हैं, गुड्स रिसीव हुआ, बुक्स में एंट्री की, मतलब पेमेंट ओके, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस या डॉक्यूमेंट में मिला उसका 31st डे, इनों में से विच एवर इज अर्लियर। सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लियर है? चलो अभी कुछ इसके रिमेनिंग सम्स कर लेते हैं। मिस्टर एक्स supply goods for 50,000 to its customer Miss Diana on 1st January on a condition that same will be made within a week. However, Miss Diana made payment of the said goods on 2nd February and thus paid interest of 2,000. तो यहाँ पे क्या होगा, 50,000 आपको वीक में लेने हैं, बट वीक में नहीं दिया, 2nd जनवरी मंथ के बाद दिया, तो 2,000 इंटरेस्ट मिला। तो जब आपको 2,000 इंटरेस्ट मिला, कब मिला? बोले 2nd फरवरी। हाँ, तो आपकी सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 2,000 के लिए 2nd फरवरी। देखिए यहाँ ऐसा नहीं पूछ रहे, वरना मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा पूछना चाहिए आपको, एक केस देना चाहिए जिसमें क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है 12(2) पूछा है, फिर उसमें पेमेंट आ रहा है, फिर पेमेंट में डिले आ रहा है, फिर एक वाउचर भी दिया है, 3-4 टॉपिक साथ में मिक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, 12(2) आ जाएगा, 12(4) आ जाएगा और ये 12(6) आ जाएगा एक ही केस में। फिर तीनों का अलग अलग अमाउंट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, एक में 12(2) देखना है, एक में 12(4) देखना है जो वाउचर इशू किया, और एक में 12(6) देखना है जिसमें आपको एडिशनल कंसिडरेशन मिला, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर देना है।
तो ऐसे कंबाइन करके केस स्टडी बेस पूछ सकते हैं। तभी यहाँ पे समरी दिए हैं कि हमने बार बार वो सब रिपीट कर लिया है, यू वेरी वेल नो, एक बार पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि रिवर्स है कि फॉरवर्ड है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, अगर मैं सप्लायर हूं तो मैं गुड्स रिसीव करूंगा क्या? नहीं, मैं रिसिपिएंट हूं तो रिसीव करूंगा ना। और यहाँ पे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स और इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो ये तो तीन इंफॉर्मेशन वो आरसीएम वाला दिया है, इजंट इट? तो ये आरसीएम है 12(3). गुड्स हैं, देखो गुड्स हैं, गुड्स मतलब 12 है, और ये आरसीएम है तो 12(3) है। तो अभी करना क्या है, देखो एक ये डेट, एक ये डेट, और इसकी 31st करो, इसकी 31st डेट जून 1, ओके, और फिर जुलाई 30। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट डे, 30th ऑफ जुलाई। समझ में आ रहा है? इसको 31st डे में करो, 30th ऑफ जुलाई, यहाँ पे भी 30th ऑफ जुलाई। तो पहले तो आपको क्या कर देना है, ये इनवॉइस है ना, इसका 31st डे काउंट कर लो, 30th ऑफ जुलाई। फिर यहाँ पे जून 1, जून 1 में 30 एंड 1 मोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2nd जुलाई, जून ही है, जुलाई, तो 2nd जुलाई। अभी आपको कंपेयर क्या करना है, ये मैंने जो लिखा वो, और ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है वो। चलो कंपेयर करते हैं 1 by 1। जुलाई 1, अगस्त 10, 30th जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, 1st जुलाई। तो यहाँ पे 1st जुलाई विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, जुलाई 1, जून 25, जून 25, तो यहाँ पे जून 25। फिर जुलाई 1, अभी देखिए यहाँ पे पेमेंट पार्ट में मिला है, तो दोनों पार्ट को अलग अलग कंसीडर करो। जुलाई 1, जून 30, 30th जुलाई, तो पार्ट पेमेंट के लिए 30th जून, और फिर दूसरे पार्ट के लिए जुलाई 1, 20th जुलाई, 30th जुलाई, दूसरे पार्ट के लिए जुलाई 1, फर्स्ट पार्ट के लिए 30th ऑफ जून, फर्स्ट पार्ट के लिए 30th जून, और बैलेंस पार्ट के लिए जुलाई 1, 30th जून और जुलाई 1 फॉर बैलेंस। ओके, नेक्स्ट, यहां पे भी देखो दो नहीं है, पेमेंट ऑफ बुक्स, बुक्स में पेमेंट और बैंक में पेमेंट, तो विच एवर इज अर्लियर, बुक्स में पेमेंट। और फिर यहाँ पे जुलाई 5, जून 28, 2nd जुलाई, जून 28, तो यहाँ पे हो जाएगा जून 28। फिर बुक्स में 30th जून, बैंक में तो यहाँ पे 26 जून, 26 जून, 1st जुलाई, 30th जुलाई, 26 जून, और फिर यहाँ पे 30th जुलाई, तो यहाँ पे लास्ट में 30th जुलाई। तो तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, वही करना है। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, एक एग्जाम्पल 28 पे आ जाओ। अभी हमने जो वाउचर का किया ना, वो आपको आरटीपी में 24 में दिया था। एग्जाम्पल 28, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सस्ता बाजार, बिग बाजार का सस्ता बाजार कर दिया। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट, इट इश्यूड कूपन। ओके, कूपन कब इश्यू हुआ, 20th ऑफ, ओके पहले तो ये टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की बात हो रही है। इट इश्यूड कूपन ऑफ 20th जून वर्थ 2000 रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम, स्पेसिफिक आइटम, और कूपन रिडीम किया 31st जुलाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली 20th ऑफ जून, क्योंकि जब स्पेसिफिक आइटम होता है अकॉर्डिंग टू 12(4) इश्यू ऑफ वाउचर। नेक्स्ट, issued coupon on 1st August 3000 redeemable against purchase of any item, general
रिडम्पशन 18th ऑफ अगस्त, रिडम्पशन। फिर यहां पे देखो लेट पेमेंट फॉर कस्टमर, और देखिए 10,000 का लेट पेमेंट हुआ, 11/11/23 में सप्लाई किया था, नहीं, लेट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ऑन 11/11 मिला, सप्लाई कब किया था? जून में, तो जून छोड़ो, आपको 12/6 जब एक्चुअली मिलेगा 11/11। तो ऐसे भी 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं कौन करेगा। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। 12 1 2 3 4 5 6। चलो अभी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।